गुड मॉर्निंग बच्चों। मंत्र पाठ में हम लोगों ने कल तक यह पढ़ लिया था कि प्रीति भोज समाप्त होने के बाद कैलाशनाथ अपने मित्रों को साथ लेकर, मृणालिनी और मित्रों को साथ लेकर सांपों के दरबों के पास गया। वो बड़ी ही चतुराई के साथ एक सांप को निकाल कर सभी को दिखा रहा था। तभी एक उनके जो मित्र थे उन्होंने ताना मार दिया कि जो सांपों को इस प्रकार कभी गले में लपेट रहे हैं, हाथ में लपेट रहे हैं, इतने हर प्रकार से इन सांपों के साथ खेल रहे हैं, तो इन्होंने सांप का जो विष वाला दांत होगा उसे तोड़ डाला होगा। कल तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे पढ़ना है। कैलाश हंसकर बोला, संकेत हमने डाल दिया है, संदर्भ में पूर्ववत उपरोक्त वही रहेगा, व्याख्या हम बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। कैलाश हंसकर बोला, किताब जरूर सामने रखिएगा बेटा, तभी समझ में आएगा। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। मित्र की बात को सुनकर के कैलाश मुस्कुराया और बोला, ये दांत वात तोड़ डालना किनका काम है? मदारियों का काम है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। और उसने कहा, कोई भी ऐसा सांप नहीं, मेरे पास जितने भी सांप हैं मैंने किसी के दांत नहीं तोड़े। आपको अगर भरोसा ना हो तो कहो, मैं दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। इतना कहते हुए कैलाशनाथ ने एक जहरीले सर्प को पकड़ लिया और उस सांप की विशेषता को बताया कि मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, सबसे जहरीला सांप है। काले सर्प को पकड़ा था और कहा, इससे जहरीला सांप नहीं है। यह अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो व्यक्ति तड़प भी ना पाए, तुरंत ही मर जाएगा। और इसके काटने पर क्या है, इसके काटने से झाड़ने का कोई मंत्र नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। मृणालिनी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कैलाशनाथ का हाथ पकड़ा और कहा, कैलाशनाथ, इस सर्प को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों पड़ती हूं। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम कहते तो मान लूं। फिर अगले मित्र ने बोल दिया, फिर ताना मार दिया कि मुझे तो भरोसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि आपने तोड़ डाले होंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं तोड़े गए, तो चलो मान लेता हूं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखिए तो मानिए। अगर दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न होगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। अब क्या हुआ? कैलाशनाथ ने उसी काले नाग की गर्दन को पकड़ा और कहा, आप लोग मेरी बातों पर विश्वास न कीजिए, अब मैं दिखाने जा रहा हूं, अपने आंखों से खुद देखिए तब विश्वास करिए। और ये भी बताया कि दांत तोड़कर अगर सांपों को बस में किया तो क्या किया, ये तो मदारी लोग सभी करते हैं। और बताया कि अगर सांप बड़ा समझदार प्राणी होता है, यदि उसे विश्वास हो जाए कि अगले व्यक्ति से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसे कभी काटेगा बिल्कुल भी नहीं। मृणालिनी ने जब देखा कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने का विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। मृणालिनी ने देखा कि जो कैलाशनाथ है अब किसी की बात नहीं सुन रहा, उसे सांपों को दिखाने का बिल्कुल भूत सवार हो गया है। तो उसने ये बंद करने के लिए उसके मन में एक विचार आया और उसने इसी विचार के तहत सभी लोगों से कहा कि चलिए अब ये तमाशा बंद होता है, बाहर
बाहर गाना भी बजना शुरू हो गया है और आप लोग आइए, मैं भी आप लोगों को आज कोई चीज सुनाऊंगी, कोई एक गाना सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। इतना कहते हुए उसने कैलाश नाथ के कंधे पर हाथ रखा और बाहर चलने का इशारा किया। इतना कहते हुए कैलाश नाथ तो वहीं रहा, मृणालिनी जो है वह कमरे से बाहर निकल गई, चली गई कमरे से बाहर। मगर कैलाश विरोधियों के शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। मृणालिनी तो चली गई, लेकिन कैलाश नाथ जो था वह अपने जो विरोधी थे, जिनके मन में शंका थी कि दांत तोड़ डाले गए हैं, उनकी शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। इसी क्रम में उसने उसी काले नाग की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि गर्दन का जो मुंह था वो बिल्कुल लाल पड़ गया। उसके शरीर की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था, उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप ने देखा कि इतना ऐसा मेरे साथ व्यवहार तो कैलाश नाथ ने कभी नहीं किया। उसे इतनी जोर से दबाया गया, सांप को लगने लगा कि क्या कैलाश नाथ मुझे मार ही डालना चाहता है। अब जो सांप था वह भी अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कि मैं भी अपनी स्वयं की रक्षा करूंगा। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाया तो मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या भी कुछ सके। कैलाश ने जब और जोर से उसकी गर्दन को दबाया सर्प की, तो सर्प ने अपना मुंह खोल दिया और जैसे ही मुंह खोल दिया तो कैलाश नाथ ने सभी मित्रों से कहा, जिसके भी मन में शंका हो वह आकर के सर्प के दांत देख सकता है। जब सभी लोगों दिखाते हुए बोला, देख लिया या अब भी किसी प्रकार की शंका है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्र आए, उन्होंने नजदीक से सर्प के दांत, अंदर विषैला जो दांत था उस दांत को देखा। सब बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। अब तो प्रत्यक्ष सबने देख लिया था, शंका का तो अब कोई नाम ही नहीं था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। कैलाश ने मित्रों का शंका समाधान कर दिया। इसके बाद सोचा कि मैं सांप को छोड़ दूं। जैसे ही उसकी गर्दन को जमीन पर रखने के लिए गर्दन ढीली की, उसे जमीन पर रखना चाहा, लेकिन जो वो सर्प था वो तो गुस्से से बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था। आत्मरक्षा के लिए तैयार था कि जैसे ही मौका मिलेगा वह छोड़ेगा नहीं। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। जैसे ही गर्दन ढीली हुई, उसने अपनी गर्दन उठाई और उठा करके कैलाश नाथ की उंगली में जोर से काट लिया और काटने के बाद वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा, जहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। कैलाश की उंगली में काटा, कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। कैलाश ने अपनी उंगली जोर से दबाई और दबाने के बाद उस कमरे की ओर भागा जहां पर एक बहुत ही अच्छी जड़ी रखी हुई थी, अलमारी की दराज में रखी हुई थी, जिस जड़ी को लगा देने से भयंकर विष भी दूर हो जाता था। उस कमरे की ओर दौड़ा। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली का डसा हुआ भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। यह जैसे ही सांप ने काट लिया, मित्रों में हलचल कर गई। अरे कैलाश को सांप ने काट लिया, अरे कैलाश को सांप ने काट लिया। यह बात अंदर से बाहर मैदान तक फैल गई। डॉक्टर साहब ने जैसे ही सुना वो भी बदहवास हो गए। वो भागते हुए आए, देखा कि जड़ी के लिए कहा जा रहा, लेकिन वो उनको जड़ी पर कोई भरोसा नहीं था। वह तो सांप के डसे हुए भाग की उस उंगली को ही काट कर बाहर कर देना चाहते थे।
मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ती और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। मृणालिनी पियानो पर बैठे पियानो बजा रही थी। जैसे ही उसने सुना कि कैलाश नाथ को सर्प ने काट लिया है, वह भी पियानो से उठकर भागती हुई आई, दौड़ करके आई और कैलाश नाथ की उंगली पकड़ लिया तथा उंगली से टपकते हुए खून को अपने रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीछे जाने लगी, पर उसी क्षण कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका और फर्श पर बैठ गया। जड़ी पीसने के लिए दी गई, पीसी जाने लगी, लेकिन उसी एक क्षण में कैलाश के ऊपर सर्प के विष का असर होने लगा। उसके होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, सूखने लगे होठ, और यहाँ तक कि वह खड़ा नहीं रह सका और वहीं फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद गई, वह लेट गया और हाथ से पंखा जलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया। सारे मेहमान कमरे में ही बैठे हुए थे। जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने अपनी उंगली से कैलाश नाथ की उंगली पर लेप लगाया, लेकिन इतने क्षण में कैलाश की तबीयत जो है और बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। अब वो बैठ भी नहीं सका और वहीं जमीन पर लेट गया और हाथ से इशारा किया कि पंखा कर दिया जाए। कैलाश नाथ की जो माँ थी वो दौड़ करके आई। उन्होंने अपने बच्चे का सिर गोद में रख लिया और जो बिजली का टेबल फैन था, बिजली का पंखा था, वह लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश तबीयत कैसी है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। डॉक्टर साहब कैलाश के पास झुके और बोले, कैलाश अब कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर कुछ संकेत किया, लेकिन कुछ बता नहीं सका, बोल नहीं सका। मृणालिनी ने भी पूछा, रूंधे हुए स्वर में पूछा कि क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने बात सुन करके कहा कि मैं इसकी बातों में आ गया, वरना पहले ही नस्तर लगाकर उंगली काट देता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन मैं तो इस बात में आ गया कि इसकी जड़ी असर करेगी और अब तो जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, अब नस्तर का भी कोई फायदा नहीं होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं अता पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर में कैलाश नाथ की तबीयत जो है हर पल ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और कुछ देर बाद उसकी जो आंखें थी वो पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, नाड़ी का कहीं अता पता नहीं, अर्थात मृत्यु के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे ही ये लक्षण दिखाई देने लगी, माँ अलग पछाड़ खाकर रोने लगी, डॉक्टर साहब अलग पछाड़ खाकर रोने लगे, मृणालिनी अलग सर पीट पीट करके रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा तो इतने परेशान हुए कि उन्होंने मित्रों ने पकड़ नहीं लिया होता तो जो नस्तर लगाने वाला ब्लेड है उसे अपने गर्दन पर ही मार लेते। इतने में एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। तभी एक कोई उनके मित्र आए, महाशय आए, वो बोले कि अभी भी कोई अच्छा अगर झाड़ फूक वाला मिल जाए तो बच्चे की जान बच सकती है। अब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन झाड़ फूक वाला मिलता है, कोई मिलता है या नहीं मिलता, और कौन सी घटना आगे घटती है, इसकी जानकारी हमें कल के टर्न में होगी। आज का टर्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।